हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी स्पीति में बारिश के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। यह रचना कृष्णनाथ जी की रचना है। यह यात्रा वृत्तांत है। आप कक्षा 9वीं में भी लहासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत था। राहुल शंकरत्यायन जी का भिखमंगे के भेष में यात्रा किया था। कक्षा 10वीं में आप साना साना हाथ जोड़ी भी यात्रा वृत्तांत है। चूँकि पाठ्यक्रम में एक यात्रा वृत्तांत होता है, यहाँ भी कृष्णनाथ जी स्पीति का दौरा किए थे, जहाँ स्पीति में बारिश एक आश्चर्य, एक उत्सव है। अगर 10 साल 5 सालों में एक बार बारिश होती है तो समझिए बिल्कुल आश्चर्य का विषय है। स्पीति की परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों से अलग है। वहाँ जीवन जीने के लिए संघर्ष होता है, फिर भी लोग वहाँ की भूमि को भूल नहीं पाते हैं। अब मातृभूमि का प्रेम हो या अपने धर्म का हो, अपनी स्थिति, अपनी परिस्थितियों का हो, वहाँ का मोह लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस यात्रा वृत्तांत में वहाँ की परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। तो आइए एक एक पंक्ति का यहाँ पे हम सभी अध्ययन करें। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल, जो है स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह संजोग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है। उचित दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इसका इतिहास भी कम मिलता है। देखिए, हर क्षेत्रों का हम इतिहास पढ़ लेते हैं। इतिहास क्या? इति धनहास। इति मतलब जो बीता, हास मतलब घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं। इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है, क्रमबद्ध सिस्टमेटिक विवेचन करता है। मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। तो हर क्षेत्रों का इतिहास होता है। हमारे भी क्षेत्र का हो सकता है। लोग कहते हैं बड़ी ऐतिहासिक है। चौरी चौरा ये जो थाने थे, इसे जला दिया गया था, यहाँ से असहयोग आंदोलन हुआ था। तो तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो इतिहास की गवाही देती हैं। लेकिन यहाँ पे कठिन है यहाँ के कारण, इसलिए यहाँ पे इतिहास भी कम रहा है। अलंग भूगोल, यहाँ का जो भूगोल है, अलंग भूगोल यानी इसको लागा न जाने वाली यहाँ की परिस्थितियाँ, भौगोलिक क्षेत्र इतिहास का एक बड़ा कारक है। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, यहाँ कम्युनिकेशन में कुछ सुधार हुआ, तब भी लाहौल और स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए जो केलांग और काजा के बीच खड़खड़ाता रहता है। केलांग और कागजा के बीच में अगर संपर्क हो सकता है तो माध्यम केवल वायरलेस है। फिर भी केलांग के बादशाह को यह भय रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पे संदेश भेजने के वो कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आके देख भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। बसंत में भी, यानी बसंत यानी बारिश का मौसम या ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 170 मील आना जाना भी कठिन है। शीत में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 170 मील कभी कभी आ सकते हैं, वो भी बड़ा कठिन है। लेकिन शीत के समय में तो बिल्कुल असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारत का साम्राज्य का एक अनाम अंग रही है। जब भी यह साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, जिसमें हमने बात की, आज स्थितियाँ लद्दाख की काफ़ी बदली हैं। कई दर्रे और कई सिपुक जो तमाम झील को लेकर, या इस तरफ फिंगर पॉइंट 1, 4, 3, 4, 5, 6 और 8 है, इसको लेकर चाइना से हमारा जो हमेशा विवाद चल ही रहा है। चाइना की हड़प नीति है लद्दाख के क्षेत्रों में। तो प्रायः ये मध्य युग में लद्दाख मंडल, तो कभी कश्मीर मंडल और कभी बुसहर मंडल और कभी कुल्लू मंडल, तो कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तभी भी प्रायः स्वतंत्र ही रही है, स्वायत्त ही रही है। इसकी स्वायत्तता में भूगोल ने सिरजी है। सिरजी मतलब निर्माण की है। क्यों स्वायत्त रहा है? कहते हैं कि नेपाल कभी भी गुलाम देश नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे की परिस्थितियों की बात करें, क्यों रहा है? क्योंकि गरीब रहा है। जो आक्रांता है सोचता है इतना खर्च करके लड़ेंगे और मिलेगा भी नहीं कुछ। हो सकता है स्पीति भी यही कारण है कि इतना कठिन है, अगर इसको प्राप्त भी कर लेंगे तो कौन वहाँ पे रह पाएगा, हमारे लिए क्या फायदा है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, इसकी स्थितियाँ ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, परिस्थितियाँ भी, भूगोल ही अब इसका सब कुछ है। पहले
जो उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, आते जाते वह अल्प बसंत भी बीत जाता था। कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था, चाहे कोई हरकारा आवे या कोई वीर योद्धा, परिस्थितियां वही थी जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली जो लोग थे हदस कर आंख बंद करके, चकमा का एक पेड़ होता है, तनाक पकड़कर एक दूसरे को बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जोरावर सिंह ने अटैक किया था डायनामाइट्स लगा के, वह लोग भाग चुके थे। उसने स्पीति को और वहां के बिहारों को लूटा। यह प्रतिकार शायद स्थिति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति की जनसंख्या लाहुल, यहाँ पे लाहुल होगा, स्पीति की जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1921 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 3231 रही है। 1971 की 10-10 साल पे सेंसस होते हैं, 7196 लोग थे। इसका क्षेत्रफल भी 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,115 वर्ग किलोमीटर है। इस स्पीति का क्षेत्र अलग नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक गजट है, उसके अनुसार 1960 खंड के 23वें के अनुसार इसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। बताइए, एक वर्ग मील में भी 4 से कम लोग हैं। 1901 में तो यहाँ प्रति मील 2 से भी कम थी। लाहुल स्पीति का प्रशासन इस ब्रिटिश राज से भारत को जस तस में मिला, जैसे था वैसे मिला। अंग्रेजों को यह 1886 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह थे और उनके पुत्र हरि सिंह थे, जिन्होंने जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इन्हीं के पुत्र हरि सिंह ने पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया। वो भारत के ही सहयोग में रहे, एक संधि पत्र तैयार किया। उन्होंने कहा कि हम भारत के पक्ष में हैं। पूर्ण विलय की बात शायद नहीं की थी जो आज विवाद की स्थिति है। यही गुलाब सिंह है, इन्हीं के लड़के हरि सिंह थे जो कश्मीर के राजा भी थे, के जरिए मिली थी। अंग्रेजों ने इनके जरिए पश्चिम तिब्बत के ऊन, यहाँ पे जहाँ पे उलेन मिलता है वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजों के साम्राज्य दूरगामी हित भी थे, जो 1886 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश के अधीन आ गए थे। पहले सुप्रीडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वो कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिन में इस स्पीति का शासन नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो का मतलब है स्थानीय शासक के द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो कार्य करता था। नोनो जान गए आप सभी, ये स्थानीय प्रशासक होता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे का था और दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्थिति के लोग यानी स्पीति के लोग इसे अपना राजा मानते थे। राजा नहीं, जो दमयंती जी को रानी भी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, अंग्रेजों ने पास किया, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकारियों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी यानी भूमि पे लगने वाला टैक्स इकट्ठा करना था तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला भी करना था। इसके ऊपर के मामले कमिश्नर के पास भेज दिया था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिला के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद लाहुल 1960 में लाहुल स्थित पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य और एक जिला बना। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश के राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसकी उत्तरी छोर का जिला हो गया। ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह चारों ओर मुझे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी ये जो स्पीति है इसके चारों तरफ पहाड़ है, इसलिए इसे
कैदी बताया गया है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ पूर्व में तिब्बत की, पश्चिम में लाहुल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसके मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब तिब्बत में निभाती है, वहाँ से स्पीति में आ जाती है। स्पीति हमसे बढ़कर वो पुरानी रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिलों में बढ़ती हुई सतलज में मिलती है। मेरी स्पीति नदी से बहुत प्रीति है। लेखक कहता है स्पीति नदी काफ़ी लेखक को प्रभावित की है। इस स्थिति में मैं सिर्फ नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ। कोई यहाँ पे पारा नदी भी है, फिर घाटी है। इस स्थिति के अलावा यहाँ पे एक पिन घाटी भी बहुत प्रसिद्ध है। एक वैली है जिसका नाम पिन घाटी है। मान भाई कोई स्थानीय लोग हैं जिनसे इसके बारे में किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ वीरान है, इससे शायद स्पीति घाटी आबाद है, और वह आबाद है, आप देख ही रहे हैं कितना आबाद है। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज नहीं है इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज है कि वो लोग भी कैसे हैं। मैंने जब स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही कहा और पूछा आखिर लोग वहाँ क्यों हैं। आप 9 महीने विशेष दुनिया से कटे हैं। 9 महीना कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। ठंड में ठिठुर रहे, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है घर गर्म रख सके, कोई रोजगार नहीं है, फिर भी लोग क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी है उनका रहना, कहीं और नहीं जा सकते। कहाँ जाएं, क्या करें, कोई बात नहीं है। साथ साथ सब एक कारण है, मैं नहीं जानता। तो मैं बस देखता हूँ यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ रह रहे हैं, कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर लें, लेकिन स्पीति में रहने को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है, क्या मोह है, इस दोजख में, इस नर्क जैसी स्थिति को लोग क्यों नहीं भूल पाते। शायद जननी जन्मभूमिश्च ग्रीस कहा गया कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर बड़े हैं, इसलिए दुखद परिस्थिति में रहकर भी लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं। तर्क का मोह इतना क्यों ज़्यादा करें। और संसार और निर्वाण का तर्क है। निर्वाण बौद्ध धर्म का शब्द है, यानी संसार को छोड़ने वाला। कहते हैं सबसे तर्क से परे है स्पीति में लोगों का रहना। ये भाग 1 था। आगे हम सभी भाग 2 में आगे की चर्चाएं करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।